Good afternoon, everyone. Let's start. So, in yesterday in our class, we studied about Q data structure. तो जो Q data structure हमारा था, उसकी हमने जो प्रॉपर्टीज थी, वो सबसे पहले तो वो बेस्ड होता है ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट। और उसके बारे में हमने देखा था कि वी कैन इम्प्लीमेंट अ क्यू विद द हेल्प ऑफ एरे, जिसमें कि हमारे जो एरे की इंडेक्स होती है वो फ्रंट और रियर की हेल्प से हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रंट होता है और एक रियर होता है। दोनों में पहले -1 होता है और फिर हम वैल्यूज डालते हैं। तो सपोज यहाँ पे ए आया, क्यू में बी आया, क्यू में सी आया, तो अब ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा रियर होता है। तो ये कल हमने देखा था, इसका हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था एरे से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ क्यू यूजिंग एरे। What are the limitations of queue using array? तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है या मेन लिमिटेशन यही होती है क्यू में कि आपको अगर क्यू को इम्प्लीमेंट करना है एरे की हेल्प से, तो इस एक केस हम लेते हैं, सपोज यहाँ पे डी आया क्यू में, तो अब ये रियर बन गया और उसके बाद हमने क्यू में से 3 एलिमेंट्स को रिमूव या 2 एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। तो 2 एलिमेंट कौन रिमूव होंगे? सबसे पहले ए बाहर जाएगा, फिर बी बाहर जाएगा। तो हमारी क्यू में जो बचेगा वो होगा सी और डी, यानी कि ये हमारा फ्रंट होगा और ये हमारा रियर होगा। अब अगर मैं एलिमेंट डालना चाहती हूँ, मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूंगी क्यू में कोई एलिमेंट, तो हमारा जो आंसर आएगा, ये जो एरर आएगी वो क्या होगी कि क्यू इज फुल। क्यों होगी? क्योंकि मैं क्यू में इंसर्ट करने से पहले मैं चेक कर रही होंगी कि जो रियर है वो मैक्स -1 तो नहीं है। अगर मेरा ये एरे है जो मैंने डिक्लेयर किया होगा इस तरीके से, तो फिर मैक्स -1 3 है और रियर में मैक्स -1 है, दैट मीन्स कि क्यू इज फुल। जबकि हमारे क्यू में ये और ये 2 स्पेस बचे हुए हैं। अब अगर मैं सी को भी डिलीट कर दूं तो ये फ्रंट ही है, ये रियर है, अब 3 स्पेस बचे हैं। लेकिन जो एरर आएगी वो इंसर्ट करते टाइम वो आएगी कि क्यू इज फुल, या फिर जो मैसेज आएगा क्यू इज फुल। क्यों? क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर रियर है जो वो मैक्स -1 है, तो इसका मतलब हमारा क्यू फुल है। ये कंडीशन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस है, उसमें भले ही ए बी ही पड़ा हुआ है, ए बी सी, लेकिन हम उसको ओवरराइड करके कुछ और डाल सकते हैं। यहाँ पे क्यू में हम सेव कर सकते हैं। हमारे पास 3 जगह बची हैं क्यू में, लेकिन हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा क्यू का कंसेप्ट कहता है कि अगर रियर मैक्स -1 है तो क्यू इज फुल। तो अब हम इसको रिमूव या ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस limitation, we can do with the help of circular queue. Circular queue is a concept in which we say कि अगर कोई एलिमेंट आया और सपोज यहाँ पे मेरे 3 एलिमेंट्स ये जा चुके हैं क्यू से और ये आखिरी एलिमेंट बचा है, दिस इज द फ्रंट, दिस इज ऑल्सो द रियर। ये पहला और आखिरी मतलब 3 लोग आके जा चुके हैं और अब इसकी बारी है, ये फ्रंट है, ये रियर है। तो अब अगर जब ये एलिमेंट इस तरह की कंडीशन जब बनेगी और अब अगर कोई आएगा क्यू में, तो मैं उसे यहाँ पे डाल सकती हूँ। सपोज मैंने डाल दिया वाया ई, तो अब मेरा ये रियर बन जाएगा। तो दिस इज माई फ्रंट, जो लास्ट है वो फ्रंट है, और ये घूम के इस तरीके से मैं इसको रियर बनाऊंगी। अगर एफ आएगा तो एफ को मैं यहाँ पे डाल दूंगी और ये रियर बन जाएगा। जी आएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी और ये रियर बन जाएगा। और अब अगर मैं डालना चाहूंगी तो इट विल गिव एन एरर कि क्यू इज फुल। तो अब सच में हमारी क्यू फुल है। हमने घुमा के इस तरीके से पीछे से ई, एफ और जी को क्यू में डाल दिया। तो आपको लग रहा होगा कि क्यू में सबसे पहले ई आया है वो बाहर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रंट जहां पर है, फ्रंट कहां पर है? डी पर है। तो फ्रंट हमें बताएगा कि कौन जाने वाला है, किसकी बारी जाने की है। क्यू में सबसे पहले कौन आया था? डी आया था। ई एफ जी तो बाद में आए, तो फ्रंट हमें बताएगा कि डी आया था, तो जाएगा तो फ्रंट ही, यानी डी ही जाएगा। जब डी चला जाएगा तो अब हमारा फ्रंट भी घूम के आ जाएगा और ये फ्रंट बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अब डी के बाद ई जाएगा, फिर ये फ्रंट बन जाएगा, एफ जाएगा, फिर ये फ्रंट बन जाएगा, जी जाएगा, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है।
तो ये चीज आपको समझ में आई कि सर्कुलर क्यू का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपकी क्यू में स्पेस है तो हम उसे इस तरीके से बना सकते हैं, जो एरे है उसे हम इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है एरे इज लीनियर ऑलवेज इन मेमोरी, बस हम उसे ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर एक एरे है जिसके 6 इंडेक्स है तो वो इस तरीके से आप उसे देख सकते हैं या कह सकते हैं कि वो ऐसा हो सकता है। ये सबसे पहले जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, वही फ्रंट है वही रियर है। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा तो ये रियर बन जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा ये रियर बन जाएगा, चौथा एलिमेंट आएगा ये रियर है, पांचवा एलिमेंट आएगा ये रियर है और सिक्स्थ एलिमेंट में ये रियर है। तो अब ये रियर है ये फ्रंट है, हम कहेंगे क्यू फुल है। अब जैसे ही ये चला जाएगा तो ये फ्रंट हो जाएगा मेरा और रियर ये है, तो एक एलिमेंट के लिए स्पेस बच गया, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट को डाल के इसको रियर बना के यहाँ पे एक एलिमेंट को डाल सकती हूँ 6 को। तो कहने का मतलब है हम सर्कुलर मोशन में एरे को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर मेरे 6 इंडेक्स हैं तो क्यू तभी फुल होगी जब 6 की 6 वैल्यूज मेरी क्यू में होंगी। जबकि इस केस में क्या हो रहा था, जब लीनियर क्यू में अगर ये लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है और यही फ्रंट है यही रियर है तो एरर आएगी या आंसर आएगा कि क्यू फुल है, जबकि ये 5 स्पेस मेरे खाली हैं तब भी क्यू फुल का मैसेज आएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 के 6 एलिमेंट्स जब होंगे क्यू में तभी हमारा आंसर आएगा कि क्यू जो है वो फुल है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, अब देखिए बहुत आसान है। कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हम फ्रंट को और रियर को क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे। जब कोई आ रहा था तो हम किसको इंक्रीमेंट कर रहे थे, रियर को। कोई आएगा तो एलिमेंट वो रियर हमारा यहाँ पे एंड में पहुंच जाएगा। रियर में सबसे पहले फ्रंट में -1 था, रियर में -1 था। जैसे ही कोई आया रियर हुआ 0, फिर कोई एलिमेंट आया रियर में 1 हुआ, फिर कोई एलिमेंट आया 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। और जब कोई जा रहा था तो फ्रंट में 0 हुआ, फिर फ्रंट में 1 हुआ, कोई एलिमेंट गया फिर फ्रंट में 2 हुआ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट गया 3 हुआ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट गया 4 हुआ। तो हम एक इंक्रीमेंट कर रहे थे, दैट इज R++ या F++। तो अब हमें क्या करना है कि जब हमारा रियर में 4 है और हम चेक करेंगे कि क्यू भरी हुई नहीं है, मतलब यहाँ पे स्पेस है, यानी फ्रंट सपोज करिए यहाँ पे ये ए और बी पड़े हुए, ये फ्रंट है ये रियर है, तो ये 3 जगह मेरी खाली है। यहाँ पे जो थे वो चले गए, अब ये फ्रंट है और ये रियर है। तो अब जो अगला एलिमेंट आ सकता है यहाँ पे हमारे पास जगह है। तो जब रियर को मैं इंक्रीमेंट करूंगी तो मुझे उसको जब वो मैक्स -1 होगा, जब रियर क्या होगा मैक्स -1 यानी कि सबसे मैक्सिमम वाले इंडेक्स पे होगा, तो उसके बाद मुझे उसे 0 कर देना है। इट हैज टू बी 0। तो इसके लिए कोई बता सकता है कि क्या मैं इंक्रीमेंट करते टाइम किस बात का ध्यान रखूं कि ये काम अपने आप हो जाए। ओके मैं ही बता देती हूँ। मॉड फंक्शन आप लोगों ने सुना होगा। मॉड फंक्शन क्या होता है, 5 mod 2 इज क्या होता है 1। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर को रिटर्न करता है मॉड फंक्शन। तो अगर हम मॉड फंक्शन की बात करें तो अगर हमें इंडेक्स चाहिए जिसको हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं रियर को या फ्रंट को, तो अगर मैं उसे मॉड कर दूं मैक्स -1 से, सपोज ये मेरा एरे है, एरे के जो इंडेक्स हैं, सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर किया A5, तो उसके इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2 3 4, यहाँ तक होंगे 0 to 4। तो अब जो मैक्स -1, मैक्स मेरा 5 है तो मैक्स -1 क्या होगा 4। तो फ्रंट में या रियर में इंक्रीमेंट 1 का करने के बजाय मैं ये लिखती हूँ फ्रंट असाइन फ्रंट +1 मॉड मैक्स, रियर असाइन रियर +1 मॉड मैक्स। तो इंक्रीमेंट ना करते हुए मैं कुछ इस तरीके का लिख रही हूँ कि इंक्रीमेंट करने के बाद उसे मैक्स से मॉड कर दो। मॉड फंक्शन की खासियत होती है कि अगर सपोज मैंने मॉड 5 किया है तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ कुछ भी हो, जो भी नंबर यहाँ होगा मॉड 5 करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 5 से कम होगी। क्योंकि क्या करता है मॉड क्या रिटर्न करता है, हमेशा मॉड क्या रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 5 से कम ही होगा ऑब्वियसली, अगर 5 ही होगा तो पूरा फिर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 10 मॉड 5 में करूं तो क्या आएगा 0, 11 मॉड 5 इज व्हाट 1, 12 मॉड 5 क्या होता है 2, 13 मॉड 5 इज 3, 14 मॉड 5 इज 4 और 15 मॉड 5 क्या होगा 0। तो 0 1 2 3 4 आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमेशा
उससे कम होता है। तो मॉड फंक्शन का यूज, इस खासियत का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब भी मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट करूंगी, सपोज फ्रंट में 0 है, सबसे पहले क्या होगा, -1 है, तो -1 है तो -1 + 1 0 मॉड 5 क्या होगा, 0। ठीक है, तो फ्रंट में -1 था तो इस फंक्शन से क्या आ गया, फ्रंट में 1 आ गया। अब फ्रंट में 1 है तो 1 + 1 2 मॉड 5 क्या होगा, सॉरी 0 + 1, फ्रंट में 0 है तो 0 + 1 1 मॉड 5 इज 1, फ्रंट में ये आ जाएगा। अब जब फ्रंट में 1 होगा तो 1 + 1 2 मॉड 5 क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 होगा तो 2 + 1 3 मॉड 5 इज 3, फिर 3 + 1 4 मॉड 5 इज 4। और जैसे ही हमारा रियर यहाँ पे होगा तो रियर +1 यानी 4 + 1 5 मॉड 5 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा रियर ये हो जाएगा जो हम सर्कुलर क्यू में करना चाहते थे। जैसे ही हमारा रियर यहाँ होगा, हम रियर को उसके बाद इंक्रीमेंट करके यहाँ पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर हमारा रियर लास्ट में है तो हमारी जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ जाएगी, 0 पोजीशन पे। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम सीधे डाल देंगे, हो सकता है हमारा क्यू में वैल्यूज पड़ी हुई हो ऑलरेडी, अब ये रियर है तो हम उससे पहले चेक करेंगे कि क्यू फुल तो नहीं है। तो क्यू फुल की कंडीशन क्या होगी, वहां पे क्या होती थी, लीनियर क्यू जब हमने कल इंप्लीमेंट करी थी उसमें क्यू फुल की कंडीशन क्या थी, रियर अगर मैक्स -1 है तो क्यू फुल है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और होगी कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो क्या है, क्यू फुल कब होगी हमारी, ये हमारा रियर बन गया, अगर सपोज ये फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है मेरा और यहाँ ये वैल्यूज जा चुकी हैं। अब रियर में इंक्रीमेंट करके ये रियर हो गया, ये रियर हो गया, ये रियर, तो रियर मेरा क्या रहेगा, हमेशा फ्रंट से एक पीछे रहेगा। तो रियर +1 अगर फ्रंट है, कभी भी ऐसा हो रहा है कि रियर में एक इंक्रीमेंट करके फ्रंट, क्योंकि सर्कुलर क्यू की खासियत है, अगर मैं उसे ऐसे बना के दिखाऊं तो फ्रंट और रियर जो है वो हमेशा आगे पीछे रहेंगे। मतलब फ्रंट ऐसे है और ये रियर है सपोज, तो अगर रियर +1 फ्रंट है तो इसका मतलब सर्कुलर क्यू फुल है। तो दो कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी बस। क्यू फुल होने की दो कंडीशन होंगी, या तो रियर यहाँ पे होगा या फिर रियर +1 फ्रंट होगा। बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, रियर +1 = फ्रंट से हमारा काम चल सकता है। तो ये हमारी दो कंडीशंस होंगी, आप दोनों लगा दीजिए, फुल प्रूफ होता है हमारा। तो रियर +1 = फ्रंट, अगर ऐसा है तो क्यू फुल है, वरना क्या करो, क्या करते थे हम, अगर क्यू फुल नहीं है तो रियर में इंक्रीमेंट करो और वहां पे एरे की उस रियर इंडेक्स पे वैल्यू डाल दो। और रियर में इंक्रीमेंट कैसे होगा, इस फॉर्मूले से। कल हमने सिंपल लीनियर क्यू में r+1 कर दिया था, यहाँ पे अब मॉड मैक्स करना है। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट होने से पहले खाली होने की कंडीशन चेक करो, और अगर खाली नहीं है तो फ्रंट में ऐसे इंक्रीमेंट करो, फ्रंट +1 मॉड मैक्स। तो कंडीशन हो सकता है ये फ्रंट है और यहाँ पे जगह खाली है तो फिर वो फ्रंट बन जाएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो फ्रंट को भी घूम के आना है, रियर को भी घूम के आना है। तो मॉड मैक्स विल हेल्प अस टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू। बहुत इजी है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे अगर तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मॉड मैक्स का यूज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो जब मैक्सिमम 4 पे पहुंच जाएगा तो हम उसे 0 पे लाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। दिस वॉज ऑल अबाउट सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पे हम एन क्यू में कल हमने मैक्स -1 किया था, तो यहाँ पे हम और कंडीशन लगा देते हैं कि कभी भी अगर फ्रंट जो है हमारा, कभी भी अगर हम रियर में +1 करें, यानी कि रियर फ्रंट से पीछे है, अगर रियर +1 = फ्रंट है तो हमारी क्यू सर्कुलर क्यू फुल होगी। रियर जो है वो घूम के आया और फ्रंट के पीछे है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के लिए कल हमने +1 कर दिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियर असाइंड रियर +1 और मॉड फंक्शन लगा देंगे, मॉड मैक्स। कल मैंने मैक्स को डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, मैक्स को डिक्लेयर किया था हमने 5, हैश डिफाइन मैक्स 5 है। तो मैक्स को आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं कि रियर असाइन रियर +1 मैक्स मॉड मैक्स। इस तरीके से हमारा रियर इंक्रीमेंट होगा, और जब हम डिलीट करेंगे तो बाकी कंडीशन तो सेम है। फ्रंट को अब इंक्रीमेंट करने से पहले हम इंक्रीमेंट इस तरीके से करेंगे, फ्रंट असाइन फ्रंट +1 मॉड मैक्स।
तो इस तरीके से मॉड का यूज करते हुए हमने सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपका जो भी फ्रंट होगा वो घूम के आ सकता है। जब वो 5 हो जाएगा फ्रंट, तो वो फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6 मॉड 5 इज मतलब 1 हो जाएगा, या 4 होगा ना, फ्रंट मैक्सिमम 4 हो सकता है। 5 अगर मैक्स है तो मैक्सिमम इंडेक्स 4 होगा, तो 4 + 1 जैसे ही होगा। 5 इंडेक्स तो है ही नहीं अरे में, तो 5 होते ही वो 0 हो जाएगा। फ्रंट में क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही रियर में क्या आ जाएगा? 4 + 1 मॉड मैक्स इज 0, तो वो घूम के वापस आ जाएगा। यानी कि हम जो वैल्यू पहले एरे कल हमने देखा था ना, लिमिटेशन थी कि स्पेस तो है लेकिन वो यूज नहीं कर सकते हम, तो वो जो स्पेस जो एरे के एलिमेंट्स के इन लोगों के चले जाने की वजह से, ये तीनों अगर चले गए हैं तो फिर ये फ्रंट है, यही रियर है, तो हम इस स्पेस को, इस इंडेक्स को यूज नहीं कर पा रहे थे दोबारा से, तो अब हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। अब अगर हमारी क्यू में कोई आएगा तो हम इसको यहाँ डालेंगे ई को, और इसको रियर बना देंगे। तो फ्रंट ये है, रियर ये है। फिर कोई आएगा तो इसको रियर बना देंगे, फिर कोई आएगा तो इसको रियर बना देंगे। अब ये फ्रंट है, ये रियर है, तो हमारी फ्रंट इक्वल्स टू रियर + 1, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई जो भी मैंने लिखी और में, तो इसका मतलब मेरी क्यू फुल है। अब अगर मैं डिलीट करती हूँ किसी को तो ये डिलीट होगा, और फ्रंट में फिर वही मॉड वाले फंक्शन की वजह से फ्रंट हो जाएगा 0, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो अब मेरे पास ये जगह खाली है क्योंकि फ्रंट इक्वल्स टू रियर + 1 नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, और इंसर्ट अगर वैल्यू करना चाह रहे हैं हम तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, तो अब ये रियर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सर्कुलर क्यू फुल यूटिलाइज करती है एरे के जितने भी इंडेक्स हैं, कितना ही बड़ा एरे आपने डिक्लेयर किया है वो उसको पूरा यूटिलाइज करेगी। फ्रंट और रियर जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमते रहेंगे। जैसे ही हमारा सारी वैल्यूज चली जाएंगी ये रियर हो जाएगा, तो अगर कोई फ्रंट से जाएगा, अब ये फ्रंट हो गया तो ये स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा, ये रियर बन सकता है। फिर कोई जाएगा तो ये फ्रंट हो जाएगा, तो ये स्पेस खाली पड़ा है तो ये यूटिलाइज हो जाएगा, ये रियर बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। क्लियर? समझ में आया सर्कुलर क्यू? आ रहा है ना समझ में? अंकित, गौरव, रचित, यस मैम। हार्दिक, सबको आ रहा है? ठीक है। तो लास्ट टाइप ऑफ क्यू जो है वो है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू इज अ क्यू इन विच वी हैव प्रायोरिटीज, कि मतलब आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एलिमेंट, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो नहीं करती है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे स्मॉल है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में कोई किसी भी ऑर्डर में आए, लेकिन जब वो जाएगा तो उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम चेक करेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, सबसे ज्यादा फिर उसकी है, तो उसके बाद ये बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये, और फिर ये। तो ये कहाँ पे यूज होती है? ये होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि ये प्रोसेस है, आपने एक एंटीवायरस अपडेट लगाया है, आपने एक कॉपी हो रहा है कुछ प्रोग्राम आपका, एक यहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रिंट की कमांड आपने दी। तो अगर आपके सीपीयू में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग चल रही है तो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको 3 सेकंड के लिए, या 3 सेकंड्स भी नहीं होता है वो, 3 नैनो सेकंड्स के लिए प्रोसेसर चाहिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट कमांड देगा और प्रिंट आउट निकाल देगा, फिर वो इनको सीपीयू देगा। तो वो ये काम इतनी जल्दी जल्दी नैनो माइक्रो सेकंड्स में होता है कि आपको लगेगा कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है। सीपीयू एक है आपका, तो वो 4 काम तो एक साथ नहीं करेगा, वो करता है, उसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से। तो वहां पे प्रायोरिटी क्यू का बहुत ज्यादा यूज होता है जब प्रोसेसेस को सीपीयू की जरूरत होती है। तो अब आपके जो प्रायोरिटी क्यू है उसको फीफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट वो इंप्लीमेंट नहीं करती है। बात ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम में सिर्फ इसकी थ्योरी आ सकती है, टाइप्स ऑफ क्यूज। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा लीनियर क्यू, एक होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया सर्कुलर क्यू, एक होता है प्रायोरिटी क्यू। एक और टाइप है दैट इज कॉल्ड डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू ये भी एक टाइप होता है क्यू का। इसमें क्या होता है कि इंसर्शन एंड डिलीशन जो ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन
कैन बी डन ऑन बोथ द एंड्स। मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्यू में जब वैल्यू आती है, सपोज यहाँ से आ रही है, जैसे कि वैल्यू आई 10, फिर यहाँ से आई 20, क्यू में जब हम आते हैं और जाते हैं हम यहाँ से हैं, यानी कि इन यहाँ से होते हैं, आउट यहाँ से होते हैं, दैट इज अ सिंपल क्यू। लेकिन डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, यहाँ से भी वैल्यू आ सकती है और जा यहाँ से भी सकती है, मतलब कि किसी भी एंड से वैल्यू आ और जा सकती है। सपोज ये हमारे क्यू में वैल्यूज आई, तो अब अगर जाना है तो यहाँ से जाना होता है, लेकिन वो यहाँ से भी जा सकती है, 60 भी पहले बाहर आ सकता है। तो ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो डज नॉट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका भी यूज हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स या कहीं पे ऐसी जरूरत होती है जहाँ पे कि हम इसको सॉर्ट करते रहते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकल जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ से। तो इस तरीके के एल्गोरिथम्स में इसका यूज होता है। तो आपके कंसेप्ट, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ क्यू है, तो ये 4 टाइप्स की क्यू हमारी होती हैं। लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू मैंने आपको एरे से इंप्लीमेंट करके बताई, जिसको आप कॉपी में करेंगे या फिर इसका प्रोग्राम या एल्गोरिथम आपको करना है। दिस वाज ऑल अबाउट क्यू। तो क्यू का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें सिंपल आपको फ्रंट और रियर की वैल्यूज बतानी है कि एक हमारे को क्यू दी हुई है, सपोज ये है क्यू, ये सर्कुलर क्यू है, इसमें ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक 5 एरे है 5 इंडेक्स का, उसमें ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। फ्रंट जो है वो 2 है, तो ये 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहा है इसकी, और रियर जो है वो 4 है। ठीक है, रियर इसमें 4 दिया हुआ है बुक में, वैसे 3 होना चाहिए, पता नहीं बुक में 4 क्यों दिया हुआ है, मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। तो मान लेते हैं कि 3 है रियर, ये फ्रंट है, ये रियर है। तो अब इसमें आपको दिया है कि r इज एडेड टू द क्यू, तो फ्रंट क्या होगा, रियर क्या होगा, तो r यहाँ आएगा, तो फ्रंट तो 2 ही रहेगा, रियर हो जाएगा 4। फिर दिया है कि 2 लेटर्स आर डिलीटेड, तो कौन डिलीट होंगे, ये और ये फ्रंट से डिलीट होते हैं, तो अब हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा 4 और रियर है 4। फिर दिया है कि 3 एलिमेंट्स t s और s t और u को ऐड किया क्यू में, तो s तो यहाँ आएगा, t यहाँ आएगा, सर्कुलर क्यू है, और u यहाँ पे आएगा। तो अब हमारा फ्रंट और रियर क्या हो गया, तो फ्रंट तो 4 ही रहेगा, रियर क्या हो जाएगा 5 के बाद 1 और 2, रियर हो गया हमारा, हो गया 2, सर्कुलर क्यू है तो रियर यहाँ से घूम के आ गया 2 हो गया। इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उनको सॉल्व करके असाइनमेंट कॉपी में ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक आई वांटेड टू स्टार्ट टुडे इज रिकर्जन। हाँ पूछो। मैम जैसे क्या कहते हैं हम उसमें कोडिंग के लिए तो वो बना रहे ना, क्या कहते हैं कॉपी जैसी, तो हाँ, जैसे आपने अभी जो ये वाला काम ये भी उसी में करना, आप लोगों को एक ही कॉपी बनानी दिया, है इसका डेटा स्ट्रक्चर में। अलग असाइनमेंट नहीं 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 नहीं, कॉपी डेटा स्ट्रक्चर में बनाएंगे क्या? एक कॉपी बनाइए, उसमें एक कॉपी में ही आप कोड भी करो, जो मैं कोड दे रही हूँ थ्योरी भी उसी में करो, असाइनमेंट भी उसी में करो। डेटा स्ट्रक्चर की एक कॉपी, क्योंकि लैब नहीं है आपकी डेटा स्ट्रक्चर में, तो लैब कॉपी अलग से नहीं बनानी है, C++ की तरह उसमें बनानी है। मैम आपने बोला था ना C++ में ही करना है करके। नहीं नहीं, C++ की लैब कॉपी में डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम नहीं करने हैं, कर लिए तो कोई बात नहीं, अब मत करना, क्योंकि C++ का आपका प्रैक्टिकल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, जैसे सी का हुआ था, C++ नहीं का फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कर भी लिए तो कोई बात नहीं, आगे से मत करना। डेटा स्ट्रक्चर की एक कॉपी बनाओ, उसी प्लस असाइनमेंट उसमें थ्योरी। हाँ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में आपके प्रैक्टिकल नहीं होना ठीक है, है। मतलब DSA के लिए भी अलग लैब कॉपी बनानी है। नहीं नहीं, डीएस के लिए अलग लैब कॉपी नहीं बनानी है, क्योंकि आपका होता ही नहीं है प्रैक्टिकल, डेटा स्ट्रक्चर का लैब नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए जरूरत नहीं है। जो प्रोग्राम्स मैं करा रही हूँ वो आप चाहो अपने प्रैक्टिस के लिए लिख लो, नहीं तो आप आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर में जिसमें भी बनाते हो उसमें बना के सेव कर लो। और आपको एल्गोरिथम या जो भी, अगर किसी को कोड इजी लगता है, जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मुझे कोडिंग इजी लगती थी, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो मैं कोड लिख देती थी। आप लोगों को अगर कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट्स बनाइए या वो असाइनमेंट कॉपी में उसका एल्गोरिथम लिख लीजिए। जो बुक शेयर करी है सर ने डेटा स्ट्रक्चर की, बहुत अच्छी बुक है वो, उसके अलावा लाइब्रेरी से भी जो मिली है उसमें आपको एल्गोरिथम मिल जाएंगे, तो एल्गोरिथम आपको लिखना, एग्जाम में एल्गोरिथम ही आएगा। अगर आपको कोड आता है आप कोड लिख सकते हैं वहां पे, एल्गोरिथम आता है तो एल्गोरिथम लिखिए। नंबर दोनों के मिल जाते हैं, बस वो दोनों सही होने चाहिए, कंसेप्ट वही होना चाहिए।
So the next topic is recursion. Recursion is, हाँ, वो क्यू को उससे निकालें इंग्लिश से। क्यों भी मैं लिंक लिस्ट से लास्ट में बताऊंगी। ठीक है। ठीक है, लिंक लिस्ट अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, अगर मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि एग्जाम्स कब से हैं, टाइम मिल जाएगा अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो मैं पूरा बताऊंगी, क्योंकि वो एग्जाम में जहां तक है मुझे लगता है कि शायद नहीं भी आ सकता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टैक का टॉपिक 100% आएगा, क्यू का टॉपिक 100% आएगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एरे से भी आ सकता है और नहीं तो एल्गोरिथम लिखने को आ सकता है कि स्टैक के, पुश और पॉप के और क्यू के, एनक्यू डीक्यू के एल्गोरिथम लिखिए। तो आपका जो है वो लिंक लिस्ट से मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए बता दूंगी कि लिंक लिस्ट आपको आनी चाहिए। एक बात और, अभी मेरे कजन ने एसेंचर का इंटरव्यू दिया था तो वहां उससे स्टैक का प्रोग्राम पूछा गया था। तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ बीसीए करने के लिए पढ़ना है ये, या फिर कुछ नहीं है, बहुत इजी है या छोड़ सकते हैं हम, इसी पे आपका बेस्ड है। समझो ग्रेजुएशन के बाद अगर कहीं भी आप इंटरव्यू भी देने जाते हो यही सब पूछा जाता है। डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो ज्यादातर पूछा जाता है, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन, यही पूछा जाता है ज्यादातर। तो आप लोगों को हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक हर सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में एक टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकर्जन। रिकर्जन का जो मतलब होता है एग्जैक्टली ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, री का मतलब होता है बैक, और करेंस का मतलब होता है टू हैपन अगेन, मतलब बार बार किसी चीज का होना। तो रिकरेंस जैसे हम कहते हैं ना, रिकरेंस फिर से हो गया, कोविड की वेव्स आती हैं, रिकर होती है, रीअकर होती है। तो रिकर्जन इज अ कंसेप्ट जिसमें कि कोई चीज बार बार हो रही है, रिकर्जन। तो हियर वी मीन बाय रिकर्जन इज कि कोई चीज बार बार होने का मतलब है कि यहाँ पे बात होती है फंक्शंस की। फंक्शंस का मतलब है कि a function, recursive function, recursion is implemented with the help of functions, and a recursive function is a function which calls itself। एक फंक्शन जो खुद को कॉल करेगा वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल कर रहा है। तो अब ये होता कैसे है, सपोज एक फंक्शन है ए, उस फंक्शन के अंदर मैंने 5वीं लाइन में फिर से उसे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है एफ ए, फिर उसके बाद एक कोड है। तो जब हमारा कंपाइलर, मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन से मैंने एफ ए फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे ही कॉल होगा कंपाइलर क्या करेगा, उस फंक्शन के लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा और उसमें 4 लाइंस के बाद यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है एफ ए। तो क्या होगा, ये फंक्शन खुद को ऐसे नहीं कॉल करेगा, ये फंक्शन की एक कॉपी और बन जाएगी, सेम कॉपी बनेगी उस फंक्शन की। और उस फंक्शन में, क्योंकि हम फंक्शन का तो कोड एक बार लिख चुके हैं, कोड तो रन टाइम पे चेंज नहीं होता, अब कोड में फिर से यहाँ पे ये लिखा होगा, इसमें फिर से क्या होगा, 5वीं लाइन में एफ ए को कॉल किया होगा, फिर से यहाँ पे नई कॉपी बनेगी एफ ए की, फिर 5वीं लाइन में एफ ए लिखा हुआ होगा, फिर कॉपी बनेगी। तो रिकर्जन का मतलब है एक फंक्शन खुद को कॉल करता ही रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स वो खुद को कॉल कर सकता है, जिसको हम लूप भी कह सकते हैं कि मतलब वो लूप बन गया, एक इनफाइनाइट लूप बन गया जिसमें कि कॉल करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको उसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकर्सिव फंक्शन जब हम बनाते हैं, स्टॉपिंग कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप की कंडीशन की कब वो रुकेगा, वरना तो वो कॉल करता ही रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन आपने एक बार लिख दिया, उस फंक्शन में 5वीं लाइन में वो खुद को कॉल कर रहा है, तो वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो 5वीं लाइन से पहले की जो 4 लाइन है उसमें कहीं पे ऐसी कोई कंडीशन लिखी होगी कि अगर ऐसा होता है तो रुक जाओ, खुद को कॉल मत करो। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं रिकर्जन, जिसका की काम होता है एक फंक्शन खुद को, अब जरूरत क्या पड़ती है खुद को कॉल करने की, फंक्शन को क्या जरूरत पड़ी। तो सपोज हम फंक्शन क्यों बनाते हैं कि हमें किसी काम को बार बार करना है, इसलिए हम फंक्शन बनाते हैं। अब हमें वही काम बार बार करना है तो हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो सपोज हमारा एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब स्टार लगा लो जितने सारे, कि ये आएगा ही आएगा 100%। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर।
यूजिंग रिकर्जन। सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रिकर्सिव फंक्शन से आप फैक्टोरियल फाइंड करिए। 1 मिनट, मेरा बैटरी लो हो रही है पीसी की। ओके, तो रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल के लिए, तो सबसे पहले व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल हम मैथ्स में करते हैं। व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर? सॉरी, ये होता है, यानी कि किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, जब तक 1 नहीं आ जाता, ये होता है किसी नंबर का फैक्टोरियल। तो हमें करना क्या है? देखो, पहले हमें 5 को लेना है, फिर उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी नंबर लेना है, उसे मल्टीप्लाई करना है उससे 1 कम से, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है उससे 2 कम से, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 3 कम से। तो कहने का मतलब है कि हमें उस नंबर को 1 कम करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। कब तक? जब तक 1 नहीं आ जाता, तब तक मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे तो 25 का फैक्टोरियल हो, चाहे 500 का फैक्टोरियल हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उसको 1 कम करना है। यानी कि 500 को 1 कम कर देंगे तो 499 करना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसको 1 कम करके कब तक? जब तक 1 नहीं आ जाता। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का अगर मैं फंक्शन बनाऊं, रिकर्सिव फंक्शन, तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में हम कॉल करेंगे, सपोज एक नंबर मैंने लिया इंट नम 5 और मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया और उसमें मैंने भेज दिया कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, ठीक है। और 5 का फैक्टोरियल निकाल के वो मुझे रिटर्न करेगा यहाँ पे वैल में। तो किस तरीके का फंक्शन मैं बनाने की बात यहाँ पे कर रही हूँ, फिर मैं प्रिंट करा दूंगी वैल को। वैल क्या है? हमारा 5 का फैक्टोरियल। तो मैं एक रिटर्नेबल फंक्शन की बात कर रही हूँ, एक रिटर्नेबल फंक्शन जो कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? उस नंबर का फैक्टोरियल। और उस फंक्शन का एक पैरामीटर भी है जो कि वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? रिकर्सिव फंक्शन, सबसे पहले तो वो रिकर्जन से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, अगर वो नंबर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा। फैक्टोरियल उस फंक्शन का फैक्ट उसका नाम है और उसका एक पैरामीटर है कि वो एक इंटीजर नंबर n लेने वाला है, जो नंबर आएगा जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन का प्रोटोटाइप या पहली लाइन जिसको हम कहते हैं। अब ये फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा? मैंने लिखा रिटर्न करो n इंटू n, कौन है? वो नंबर जो कि जैसे मैंने भेजा 5, तो 5 वो नंबर है। अब क्या करना है मुझे? फिर 4 का फैक्टोरियल निकाल दो। कितना इजी हो गया। वो नंबर लो और उससे कम एक नंबर, यानी उसके से एक कम नंबर, यानी 4 का फैक्टोरियल निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है जो मैंने लिखी है? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको मैं आपको मेमोरी में डिबग करके दिखा रही हूँ यहाँ पे कि कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले हमारा जो मेन फंक्शन से मैंने भेजा, क्या भेजा? 5। फैक्टोरियल फंक्शन में आया 5। मैंने वहां लिखा है कि रिटर्न करो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, ये लिखा है। तो अब ये क्या है? फंक्शन में रिटर्न जैसे ही लिखा होता है फंक्शन रिटर्न चला जाता है, लेकिन रिटर्न में कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो संभव नहीं है तब तक जब तक एक फंक्शन फिर से कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फैक्टोरियल ऑफ 4। तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा फंक्शन? फैक्टोरियल फंक्शन। उसमें इनपुट में क्या आया? 4 आया। इंट n में क्या आया? 4। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, क्योंकि मैंने लिखा n-1। फिर से ये फंक्शन तब तक कुछ रिटर्न नहीं करता, जब कर सकता जब तक
3 का फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट कर देगा। अब 3 का फैक्टोरियल तो यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं होगा, ये तो एक फंक्शन कॉल है। तो फिर से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ, उसमें इनपुट में क्या आया, सॉरी 3 आया। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर से ये एक फंक्शन कॉल है, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ और उसमें इनपुट में आया 2। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। फिर से फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे फैक्टोरियल में क्या आया 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। अब तो ये माइनस में चला जाएगा 0 अगर मैं करूं। तो इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर लिखनी होती है हमें यहाँ पे कि जिससे वो रिकर्सिव कॉल्स स्टॉप हो जाएं, वो रुक जाए, जिसको हम कहते हैं बेस कंडीशन। रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। बेस कंडीशन के बिना आपका रिकर्सिव फंक्शन हैंग हो जाएगा। तो वो बेस कंडीशन क्या होगी, देखो फैक्टोरियल में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कब तक निकालते हैं, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे जो बेस कंडीशन होगी वो ये होगी कि जैसे ही 1 को भी तो मल्टीप्लाई करना ही है। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या है, अगर मैंने 1 भेजा तो 1 इंटू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर बेस कंडीशन क्या होगी, इफ जो नंबर n अभी आया है यहाँ से इनपुट होके वो अगर 0 है, इफ n इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न 1। तो दो कंडीशन, ये इफ है तो क्या होगा, ये एल्स हो गया। तो यहाँ पे तो इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई क्योंकि n में 5 आया था, यहाँ पे भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो यहाँ पे भी ट्रू नहीं हुई, ठीक है। अब वो जब यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा फैक्ट 0 से, तो 0 आया n में, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, बेस कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। यानी कि क्या रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन, 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न होके कहाँ पे आता है, मैंने आपको बताया कि जब भी फंक्शन कॉल होता है वो रिटर्न होके वहीं पे आता है जहां से वो कॉल हुआ था। 1 रिटर्न होके यहाँ पे आएगा, 1 इंटू 1 फिर से क्या बन गया 1। ये 1 रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 2 1s are 2, 2 रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 3 2s are 6, 6 रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, जहां से फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे। 6 4s are 24, 24 रिटर्न होके वापस आएगा यहाँ पे। 24 5s are 120, 120 रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, मेन में। सो दिस इज द फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक 2 लाइन का फंक्शन है जिसने एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर दिया। वरना आप लूप से भी कर सकते हैं। कोई कहेगा कि हम लूप लगा के भी n को माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ट्रू, आप कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव कॉल्स में हमको सीखना है रिकर्जन, जिसका यूज अभी आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन। होप ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। तो ये होने के लिए बहुत जरूरी है बेस कंडीशन, जो कि यहाँ पे ये है, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 1 तो भी आप रिटर्न 1 कर सकते हैं, ठीक है। जब n इक्वल्स टू 1 था तो यहाँ पर रिटर्न 1 अगर आप करेंगे तो एक फंक्शन की कॉल कम होगी आपकी। रिटर्न 1 अगर यहाँ पे 1 आया तो आपने रिटर्न 1 कर दिया तो यहाँ 1 चला गया, 2 1s are 2, सेम काम वो करेगा। तो n इक्वल्स टू 1 से भी आप कर सकते हैं, एक फंक्शन कॉल आपकी कम हो जाएगी 0 वाली। तो यहाँ पे कंडीशन लगाइए n इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1, यानी कि जब 1 हो जाए, 1 का फैक्टोरियल मुझे आएगा कि ढूंढो, तो वो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है और बाकियों का फैक्टोरियल ये अपने आप कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। हम कल एक और प्रोग्राम, सॉरी, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन। हम कल एक प्रोग्राम और बनाएंगे रिकर्जन का, ठीक है। रिकर्जन के 2 मेन प्रोग्राम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इसके अलावा एक होता है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फिबोनाची सीरीज इज अ सीरीज जिसमें कि ईच नंबर इज अ सम ऑफ इट्स 2 प्रीवियस नंबर्स। तो शुरू के 2 नंबर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो होते हैं 0 और 1। इसके बाद से हर नंबर जो होता है वो अपने पिछले 2 नंबर्स का सम होता है। दिस इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में तो अगला नंबर क्या होगा 1, फिर अगला नंबर होगा 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज को
बनाने या प्रिंट करने के लिए वी यूज रिकर्जन। तो इसका प्रोग्राम हम कल करेंगे। आज का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन ये आपके एग्जाम में 100% आएगा और ये इंटरनल्स में भी 100% आएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे एंड व्हाट इज रिकर्जन ये आप थ्योरी बुक से पढ़ेंगे। So let me take the attendance. Thank you so much.